साथियों, आज का वीडियो यूपी पुलिस से री एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्नों पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पिछला एग्जाम आपने दिया है, पैटर्न कैसा था, क्वेश्चन कैसे आए थे, आप निश्चित तौर पे उससे वाकिफ हैं। मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक विश्वास है, इस बार जो पेपर आएगा वो पिछली बार से आसान आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई अपराध थोड़ी किया है। सरकार अगर कड़ाई करेगी, कठोरतम व्यवहार करेगी तो अपराधियों के साथ करेगी ना, आपके साथ थोड़ी ही करेगी। आप बस जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहिए। निश्चित जानिए पेपर इस बार का आसान आएगा। और जो वीडियो मैंने आज क्रिएट किया है, जो क्वेश्चन आज मैंने बनाए हैं, लगभग इन्हीं के आसपास घूमता हुआ आपका पेपर रहेगा। कहने का मतलब यही पैटर्न रहेगा। इसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चंस आपको जीके जीएस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे लगभग इसी पैटर्न पे, इसी तरह के प्रश्न आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। बात करते हैं, पहले यूपी पुलिस की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, जिसको हम संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज जो है यूपी का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें जो है, ठीक है, तो यहाँ की जो आबादी है लगभग 60 लाख के आसपास है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ठीक है, ये गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है, वो आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन नगरी के नाम से विख्यात है? प्रयागराज के ठीक जस्ट बगल में जिला पड़ता है, क्या नाम है इसका? भदोही। ठीक है, भदोही को हम कालीन नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पूरा विश्व जो है, पूरा वर्ल्ड भदोही को कालीन नगरी के नाम से जानता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं आपको, ध्यान देने की बात यह है कि अभी नया जो संसद भवन बना है, नया संसद भवन में जो कालीन बिछाए गए हैं वो किस जिले से गए थे? वो भदोही से ही गए थे। भदोही का जो कालीन है इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी मेरा जीआई उत्पाद पर ही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा जीआई उत्पाद हैं? तो वो जिला है वाराणसी, बनारस। जी हाँ दोस्तों, बनारस में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले उत्पाद हैं, चाहे वो लंगड़ा आम हो, चाहे रामनगर का भंटा हो, ठीक है, चाहे बनारसी साड़ी हो। ऐसे सबसे ज़्यादा जीआई उत्पाद, सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट कहाँ हैं? वाराणसी में हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, मैं एसएससी जीडी की जब तैयारी करा रहा था तो हर वीडियो में एनालिसिस जब करा रहा था तो हर वीडियो में बताता था आप लोगों को कि भैया मौलिक कर्तव्यों के बारे में जरूर से जान लीजिए, मतलब अच्छे से जान लीजिए। देखिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, और इस समय एक नया टॉपिक है, हॉट है, वो है नागरिकता। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर एग्जाम में है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको विशेष तौर पे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जिसे अगर आ जाए तो कोई टॉपिक मिस न हो। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य टोटल हैं 11। इसमें से जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। आइए आपको टोटल डिटेल में सारी बातें बारीकी समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, संविधान का जो भाग 4 है, अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत इनको रखा गया है। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस, जिसको पहले सोवियत संघ के नाम से जानते थे। ठीक है, और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है।
ठीक है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी पहले वो 10 थी। बाद में जब 86वां संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, तो उसके द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है। इस तरह से जो सभी 11 कर्तव्य हैं वो संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध हैं। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात और जान लीजिए, डीपीएसपी की तरह, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की तरह जो है मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में कैसे हैं, गैर न्यायिक हैं। अब एक एक करके आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। कभी कभी क्रम वाइज पूछता है कि पहले नंबर पे, जैसे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम अभी हुआ था उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है, पहले नंबर पर है। तो ये क्रम से आपको याद होना चाहिए किस नंबर पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहले नंबर पर है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर है भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तो उसे अक्षुण्ण रखें। चौथे नंबर की अगर बात करें तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और 5वें नंबर पर है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है। अक्सर जो है आंदोलन होते हैं, हिंसा होती है तो सार्वजनिक संपत्ति को ही सुरक्षित मतलब नुकसान पहुंचाते हैं लोग। ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब बसें हैं, ट्रेनें हैं, उसको जला देंगे। ठीक है। तो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको हमें क्या करना है, सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। और 11वां जो महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसे जो है 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है। देखिए वीडियो पूरा देख लीजिएगा तब जाइएगा, वीडियो अगर आप देखेंगे नहीं पूरा तो समझ नहीं आएगा प्रश्नों का लेवल कैसा है। ठीक है। तो प्रश्नों का लेवल पहले आप देख लीजिए, फिर यहाँ से जाइए छोड़ करके। ठीक है। नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद जो 5 है इसका राइट आंसर है। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है। मतलब भारत की संविधान का जो द्वितीय भाग है, सेकंड जो भाग है, द्वितीय भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस की पीसीआर वैन से संपर्क करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना चाहिए। वो कौन सा नंबर, इसको आप डायल करते तुरंत पुलिस गाड़ी आपके घर पहुंच जाती है। ठीक है। आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाती है। ठीक है। जिसका रिस्पॉन्स टाइम कहीं 10 मिनट है तो कहीं 5 मिनट है। ठीक है। कौन सा नंबर है वो, 112 नंबर है। ठीक है। पहले क्या था, ये 100 नंबर था, इसको पहले 100 नंबर के नाम से जानते थे ना, कहते थे 100 नंबर डायल कर दूंगा मैं अभी। तो 112 नंबर पीसीआर वैन से संपर्क करने के लिए 112 नंबर डायल किया जाता है। वहीं पर अगर बात करूं 1090 की, तो 1090 जो है आपका क्या है, ये वुमेन पावर लाइन है, WPL है, महिला हेल्प डेस्क। ठीक है। 1198 की अगर बात करूं तो चाइल्ड हेल्प लाइन है। 101 जो है ये अग्निशमन का है, आग लगने पर इस पे फोन किया जाता है, 101। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है। अभी देखिए जो आपका पेपर हुआ था पिछला जो है, जो कैंसिल हुआ है पेपर, ठीक है, उसमें कालीन के ऊपर जो है, भदोही के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ऐसे जो भी सिटी हैं, ऐसे जो भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पे विशेष उत्पाद हैं, ठीक है, खास तौर पर ऐसे जिलों पर ध्यान देना है आपको जहाँ पे जीआई उत्पाद हैं, जीआई टैग हैं। ठीक है। तो ऐसे जिलों से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे।
भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भदोही में स्थित है। ठीक है, संत रविदास नगर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर है। अगला प्रश्न है कि रामसर साइट्स के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो रामसर साइट्स के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। पहले नंबर पर कौन है? तमिलनाडु है। ठीक है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, रामसर साइट के बारे में अगर विशेष जानकारी चाहिए तो वीडियो मैंने बना रखा है रामसर साइट के ऊपर। ठीक है, उसको जरूर से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, रामसर साइट्स के ऊपर भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे, जो पक्षी अभ्यारण्य जो भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अभी पिछला एग्जाम जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन थे, इस एग्जाम में भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, तो यूपी में जितने भी पक्षी अभ्यारण्य हैं, खासतौर पे जो आपके रामसर साइट जो हैं वो किस जिले में हैं और वहाँ पे कौन सी विशेष प्रजाति पाई जाती है, उनका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है, इनके बारे में आपको जरूर से जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अयोध्या रेलवे स्टेशन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है ये अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब अयोध्या रेलवे स्टेशन नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास किया गया, उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। ठीक है, क्रेन जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, सारस। ठीक है, अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है भैया? वो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? वाराणसी, जिसको आप बीएचयू के नाम से जानते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक, तो अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, हापुड़ की अगर बात करूं तो इस यहाँ की जो आबादी है, ठीक है, वो लगभग 660 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, मतलब हापुड़ का जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हापुड़ का जो गठन हुआ था वो 2011 में हुआ था। यहाँ पे टोटल 272 ग्राम पंचायत और 352 गांव आते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भैया इसमें सोचने की कौन सी बात है? गंगा मैया है ना हमारी। हाँ, गंगा। हाँ, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? ठीक है, यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर से देख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है, कब बने, ठीक है, वर्तमान में कितने हैं, पहले कौन बना, लास्ट में कौन बना, इस टाइप से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे। ठीक है, तो ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1983 में, 1983 में, ध्यान रखना यहीं से शुरुआत हुआ था। ठीक है, 1983 में एक और स्थल को शामिल किया गया था यूनेस्को में, कमेंट करके जरूर बताइएगा वह स्थल कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कितने पीएच मान पर दंत क्षय शुरू हो जाता है? आइए थोड़ा साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5.5, ठीक है, 5.5 पर जो है दंत क्षय शुरू हो जाता है, मतलब टूथ डिके जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल आपने हाई स्कूल में निश्चित तौर पे पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो होता है बीच का पॉइंट, ठीक है, यही आपका क्या है? ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। ठीक है, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, तो पीएच मान जो है, मतलब इधर जब जाते हैं, यहाँ से 1 से आपकी स्टार्टिंग होती है, 1 से लेके क्या 7 तक यहाँ पे होता है, फिर यहाँ से आपका ये क्या होता है, डाउन होता जाता है। ठीक है, तो 5.5 पर जो है दांतों का क्षरण क्या होता है, शुरू हो जाता है, दंत क्षय आपका शुरू हो जाता है। ठीक है,
तो बेसिक नेचर जब बढ़ेगा आपके मुंह में, बेसिक मतलब आपके मुंह में एसिडिक नेचर जो ज़्यादा बढ़ेगा, एसिडिकपन ज़्यादा आ जाएगा, आप रात को टॉफ़ी खा लेंगे, भोजन खा लेंगे, ब्रश नहीं करेंगे जो है, ठीक है, मुंह कुल्ला नहीं करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, आपके मुंह में एसिड की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। एसिड की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा, दांतों का क्षय होगा, पायरिया हो जाएगा, मसूड़े आपके गलने लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब आप ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में बेसिक की मात्रा, ठीक है, क्षार की मात्रा वो बढ़ती है, जो बढ़ती है तो एसिड कम हो जाता है, तो दांत आपके स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 5.5 जो पॉइंट है, यहाँ पर आपके दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दंत क्षय, टूथ डीके शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जन करता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए कि नॉर्मल कंडीशन में एक आदमी जो है 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक मूत्र उत्सर्जन करता है 24 घंटे के अंदर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन मतलब का ये है कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी रहे हैं, नॉर्मल पानी जो पिया जाता है उस तरह से अगर पी रहे हैं, तो यही है, इतना जो है मूत्र उत्सर्जन आदमी डेली करता है, मनुष्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है, ठीक है। तो जल जनित बीमारी मतलब जो जल से होती हो, प्रदूषित जल से होती है, तो वो बीमारी है क्या, हैजा। हैजा जो है ये जल जनित बीमारी है। मलेरिया आप जानते ही हैं, ठीक है, मच्छर के काटने से, एनाफिलीज मच्छर के काटने से, माता एनाफिलीज, ठीक है। और एड्स के बारे में आप जानते ही हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये बात हो गई। टीबी के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया से है। अगला क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्रण है, ठीक है। तो गन मेटल जो है ये कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर, टिन और जिंक, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।